Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. I hope you all are doing good. योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन की सीरीज चल रही है और आज कुरुक्षेत्र में हम मई महीने की जो आर्टिकल है, जो बुक है, उसे कवर करेंगे। और जो टॉपिक है वो है अ जर्नल टू रूरल डेवलपमेंट। किस तरीके से रूरल एरिया को डेवलप किया जा सकता है इवेंचुअली इंडिया को डेवलप करने के लिए, स्पेसिफिकली रूरल क्राफ्ट के थ्रू। जो कई सालों से, कई हजारों सालों से जो हमारी परंपरा है, उसको किस तरीके से हम अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं। आपके मेंस और एसए में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो प्रीलिम्स में कई सारे ऐसे ट्रिकी टर्म्स आ जाते हैं जो हम सोचते हैं एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली कहाँ से पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें जो ये गवर्नमेंट की मैगजीन्स कवर कर रही हैं, स्पेसिफिकली योजना और कुरुक्षेत्र, अगर आप उनको देख के जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब लिटरली ये हो चुका है कि एवरीथिंग अंडर द सन्स कम इनटू करंट अफेयर्स, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो एटलीस्ट जो जो प्रोमिनेंट चीज़ें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स के अलावा, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, उनको एक बार आप देख लेना। और ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में आपको काम आएगी। ठीक है। ब्रॉडली 8 चैप्टर्स में ये पूरी मैगजीन डिवाइडेड है। इस मई महीने की हमने 4 कवर किए हैं, 4 चैप्टर्स, जिससे कि थोड़ा हम लेंथ में चीज़ों को समझ पाएं और जो टाइम है, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो पहला चैप्टर है पोटेंशियल टू रूरल क्राफ्ट। इसके अलावा रूरल क्राफ्ट किस तरीके से हमारे पुराने रिचुअल से, पुराने रिलीजन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्यों बैम्बू को गोल्ड, प्रेजेंट डे गोल्ड के बराबर इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एंड इवेंचुअली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कि इन्वेस्ट करके या उसे प्रॉपर गाइडेंस देके, लोगों की हेल्प करके किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ठीक। तो शुरुआत होती है पोटेंशियल ऑफ द रूरल क्राफ्ट। रूरल क्राफ्ट का पोटेंशियल क्या है? अब जैसे मैंने अभी 2 सेकंड पहले ही बोला कि हजारों सालों से चला, हम लोगों ने कई बार सुन लिया है अपने पॉलिटिशियंस के थ्रू या न्यूज़पेपर्स में, हर जगह की हिंदुस्तान की सभ्यता 5,000 साल पुरानी है। पर 5,000 साल पुरानी ये जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडिपेंडेंस के 75 साल और उससे पहले भी जो ट्रेन और ये सब आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जहाँ से मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। इसके अलावा जो 4-4.5 हजार साल तक जो हमारा पूरा इकोनॉमी, पूरा सोसाइटी, सारी चीज़ें डिपेंडेंट थी, जो चीज़ें चल रही थी, वो इसी आर्ट, इसी क्राफ्ट, इसी इन्हीं पुराने तरीकों के बेसिस पे चल रही थी। ठीक। तो आज भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल, जिसकी डेप्थ इतनी गहरी है, जिसकी हिस्ट्री इतनी वास्ट है, उसके अंदर आज भी काफ़ी पोटेंशियल है कि वो हमें आज के टाइम पे, आज के मॉडर्न एरा में भी इकोनॉमिकली और सोशली ज़्यादा बेहतर सोसाइटी बना सकता है, ज़्यादा बेहतर देश बना सकता है। ठीक। इंडिया हैज़ एन एफिलुएंट ट्रेडिशन ऑफ रूरल क्राफ्ट पास्ड डाउन फ्रॉम मेनी जनरेशंस। कई पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे टाइम पे, दादा परदादा के टाइम पे ये होता था, और ये इवेंचुअली वो पास ऑन होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन। एंड दीज ट्रेडिशंस कैन बिकम अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी रूरल कम्युनिटीज इफ दे आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर स्किल्स, entrepreneurship नॉलेज एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट हो, प्रॉपर लोगों को स्किल्स हो, उन स्किल्स को लोग अपने ऑन्टरप्रेन्योर तरीकों से जोड़ सकें, उसके अंदर इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख सकें, तो ये जो पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, ये जो पुराना क्राफ्ट है हमारा, उसके बेसिस पे लाइवलीहुड कमाया जा सकता है। ठीक। कैसे, और ये कैसे होगा? ये जो पोटेंशियल है रूरल क्राफ्ट का, इसको किस, अगर मल्टी डायमेंशनल तरीकों से समझने की कोशिश करें, तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू द रूरल इकोनॉमी एंड इंक्रीज द रूरल कम्युनिटीज लिविंग। ठीक। लोगों की इकोनॉमी अगर इस क्राफ्ट को बनाकर वो बेच सकें प्रॉपरली, या इसके बेसिस पे वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें, तो इसकी वजह से रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। जो आज भी पूरा गांव, पूरा जो भारत है, वो कहते हैं गांव में बसता है, अभी भी ये रियलिटी है। हालांकि पिछले कुछ डेकेड्स, 1-2 डेकेड को छोड़ दें, जिसमें लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, वो उसके अलावा ज़्यादातर जो जड़ें हैं, आज की जनरेशन, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गांव से जुड़ी हुई है। ठीक। तो जो रूरल इकोनॉमी है, अगर उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए और रूरल कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन कर दिया जाए, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत बेहतर होगा। इट एनकरेजेस रूरल टूरिज्म एज अ रूरल क्राफ्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट टू इंडिया। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं जब जयपुर गया था, जयपुर हालांकि एक रूरल सिटी नहीं है, लेकिन जब हम लोग आसपास घूम रहे थे, तो वहाँ का मीना बाजार और वहाँ की के क्राफ्ट, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ की चीज़ें हर कोई लेके अपने घर आना चाहता है। एक कि हम सिंबल के लिए कि वहाँ से लेके आए, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता है इसलिए भी, या दिल्ली हाट जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो इसलिए है। ठीक।
तो वो रूरल टूरिज्म अगर डेवलप हो पाएगा, इससे दो फायदे होंगे, एक तो इकोनॉमिक फायदा होगा, उसके अलावा एक सोशल फायदा होगा। कई बार लोग शहरों की तरफ जाते हैं या कोई अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि एक माहौल मिलेगा, ठीक, या अलग अलग किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, तो अपने सोचने का नजरिया भी बेहतर होगा या एक डाइवर्सिफाइड व्यू होगा। लेकिन जब बाहर के अगर विदेशी लोग या दिल्ली मुंबई में रह रहे अर्बन लोग या इसराइल से जो लोग, बहुत सारे लोग टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं, अगर वो इन गाँव में जाएंगे तो वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज इन गाँव को देंगे, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक मदद है वो तो करेंगे ही। तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरीके के फायदे हो सकते हैं। इट कैन रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करेगा एंड पोटेंशियल सॉल्व द इशू ऑफ इंडियाज अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अब इससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक डीएनए किया था जिसमें हमने ये बात की थी किस तरीके से अर्बनाइजेशन, जो यमुना फ्लड प्लेन्स की स्पेसिफिकली बात की थी गई थी कि यमुना फ्लड प्लेन, द एनाटॉमी ऑफ यमुना फ्लड प्लेन, जहां यमुना के अलावा जो उसके फ्लड प्लेन्स है उसके अगल बगल, वहां लोग आके जब बसने लगे तो उसका जो कॉन्क्रेटाइजेशन हो गया यमुना के आसपास के इलाके का, तो जब रिवर स्वेल करता है तो वो पानी जो है मिट्टी ना होने की वजह से सही से सोख नहीं पाता, और इसकी वजह से जो एरिया है अगल बगल का, वहां फ्लडिंग होती है एंड इवेंचुअली ग्राउंड वाटर भी वापस रिचार्ज नहीं हो पाता। हमने अलग अलग एंगल से बात की थी, पर उसमें एक, अगर आप क्राफ्ट का, आर्ट का, ये वाला एंगल भी अगर डाल दो कि अगर आप रूरल क्राफ्ट को ज्यादा बेहतर करो, लोगों के रूरल क्राफ्ट को ज्यादा बेहतर कर पाए और उसकी वजह से माइग्रेशन ना हो, और इवेंचुअली इट विल लीड टू अ बेटर अर्बनाइज्ड सिटी, कि प्रेशर नहीं आएगा, तो आपका आंसर और ज्यादा डायनेमिक होगा। तो इस चीज को याद रखना कि अर्बनाइजेशन में किस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसा GS1 का या आर्ट एंड क्राफ्ट वाला एस्पेक्ट डाल सकते हो, ठीक। एंड इवेंचुअली अगर लोग अपनी जगहों पे रहेंगे, अपने पुराने हजारों साल पुरानी परंपराओं को और उन स्किल्स को परस्यू करेंगे, तो इट विल इवेंचुअली प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। द लोकल कल्चरल गुड्स यूजिंग centuries and old knowledge, skill sets and labor supply organically embody the made in India and आत्मनिर्भर भारत वैल्यूज। इवेंचुअली जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं या मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें करते हुए उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पुश किया जा सकता है। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चाइना में भी कहा जाता है कि चाइना की ये जो ग्रोथ है, जो रैपिड ग्रोथ है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां के जो रीजन है वहां वो स्पेसिफाइड है कि इस जगह पे इसी चीज का प्रोडक्शन होगा। कोई एक एरिया है वो बस मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर है, कोई एक एरिया है पूरा जहाँ पे सिर्फ मीट्स, हालांकि वैसे तो मिलती तो हर जगह है, लेकिन जो मीट का प्रॉपर जो हब है वो एक एरिया है, या इसी तरीके से अलग अलग, तो एरिया की तरह से प्रोडक्ट के हिसाब से वो एरिया क्लासिफाइड है। उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो वो उसमें स्पेसिफाई क्लास वो करे, स्पेशलाइजेशन हो उसकी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, one district one product to exalt traditional industries and handicraft in every district of the country. The government has identified 8 craft villages nationwide under the Linking Textile with Tourism Initiative. अब लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स को, ये जो 8 क्राफ्ट विलेजेस हैं नेशन वाइड, उसे आइडेंटिफाई करा है। और इससे क्या होगा कि टेक्सटाइल से टूरिज्म आएगा, इवेंचुअली टूरिज्म से इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, ठीक। इसके अलावा सारस आजीविका मेला एक एनुअल इवेंट है प्रमोटिंग रूरल लाइवलीहुड एंड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये क्या है? It provides a stage of art for artisans for all over India to display their skills and creation. पूरे इंडिया से लोग आके इस मेले में अपनी चीज़ों और अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव एक ईयरली प्रोजेक्ट है, ट्राइफाइड ने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ये पूरा फुल फॉर्म है ट्राइफाइड के नाम से, टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर्स, ठीक। तो ईयरली इवेंट होता है ये, और कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है ये देख लेना, आदि महोत्सव नाम है इसका। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पे कोलैबोरेशंस और कल्चरल एक्सचेंज होंगे। द प्रोग्राम एम्स टू ईज इंटरैक्शन एंड प्रमोट
mutual understanding between peoples of different states, different union territories through the concept of state and यूटी पेयरिंग। ठीक, कोई एक स्टेट से किसी यूटी को पेयर कर दिया जाए, या कोई दो स्टेट्स हैं वो ने पेयर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को पेयर कर दिया जाए, वहां पे वो कल्चरल इंटरेक्शन, कल्चरल ट्रांजिशन हो। ठीक, इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन, कल्चरल एफर्ट्स के अलावा अगर कोई चीज ज्यादा बेहतर है और उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है तो उस रिकॉग्नाइज चीज को फॉलो कर सकते हैं बाकी लोग। जैसे द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO हैज चोजन तेलंगाना's पोचमपल्ली विलेज एज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और क्या ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली वहाँ की क्राफ्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। G20 summit can further provide Indian handicrafts better access to international market। ठीक, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ये ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता रहा और नेशनली जो स्टेट्स हैं वो कोलैबोरेट करते रहें, तो इट विल दिस एफर्ट from all stakeholders to nurture and promote responsible tourism practice that will benefit not only the local communities but the people who are living outside those communities and those who are living in the urban areas। उनका भी एक कल्चरल एनहांसमेंट होगा। ठीक, और जो इकोनॉमिक फायदा होगा वो तो होगा ही। सेकेंड चैप्टर, द रूरल क्राफ्ट थ्रू रिचुअलिस्टिक एंड इंडिजिनस ट्रेडिशंस। कैसे रिचुअलिस्टिक और इंडिजिनस ट्रेडिशंस के थ्रू इस रूरल हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडिशन है वो इससे ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इससे रिलेटेड है। उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे काफ़ी सारे आगे जाकर। जैसे जो मैंने शुरुआत में कहा कि कई हज़ार साल से चला आ रहा है ये वाली परंपरा क्राफ्ट वाली, इसके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हिस्ट्री की किताब उठाते हैं, तो मॉडर्न में ऐसे स्पेसिफिकली गांधी हैं, एंशियंट या इस तरफ चले जाओगे तो सबसे पहले हम हड़प्पा से ही शुरू करते हैं। तो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रूरल क्राफ्ट इन इंडिया वॉज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वेयर वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ पोट्री मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्किंग। हर चीज तो यहाँ मिल रही थी। मदर गॉडेस, लॉर्ड शिवा का वो जो प्रोटोटाइप है वो सारी चीजें यहाँ पे थी उस वक्त। जो क्ले सील्स हैं, तो ये सारी चीजें हड़प्पन टाइम से चली जा रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली जा रही है। उसके बाद वैदिक टाइम पे भी वी फाउंड मेंशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक एंड कलर्स। अलग अलग तरीके की फैब्रिक की बात हुई थी और अलग अलग तरीके के कलर हैं। ठीक, डाइज एंड एम्ब्रॉयडरी वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी साड़ी की शॉप पे ले जाती थी, क्योंकि घर पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहां पे जाके वो अभी भी, आज से 10-15 साल पहले भी, मतलब अगर मेरी मम्मी बोल रही है तो बहुत लोग बोलते होंगे कि भैया एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी दिखाना। और ये एम्ब्रॉयडरी वाली डाई वाली साड़ी वैदिक टाइम से चली आ रही है। ठीक है। इन मॉडर्न पीरियड टेक्सटाइल्स वर प्रोमोटेड इन स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप फॉर वीविंग एंड डाइंग फैब्रिक्स। मॉडर्न पीरियड में भी हुआ और मॉडर्न के अलावा मुगल पीरियड में भी हुआ, जहां पे ब्लॉक पेंटिंग, चिंकारी एंड जरदोजी, इस तरह के जो काम थे उसके लिए पर्शिया और सेंट्रल एशिया से आर्टिशंस को बुलाया जाता था। तो इंडिया के वेन्स में है ये क्राफ्ट की स्किल, और ये पिछले कई सौ कई हजार सालों से इसे परस्यू किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पपेट्री और शैडो पपेट्री और इस तरह की टॉयज। अब ये चीजें आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो कहीं लिख लेना या एक बार ध्यान में जरूर रखना। जैसे पपेट्री भी इसके साथ साथ इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। सम ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस ऑफ द पपेट्री इन इंडिया कैन बी फाउंड इन एंशिएंट टेक्स्ट सच एज नाट्य शास्त्र एंड महाभारत। महाभारत और नाट्य शास्त्र में इसके पपेट्री के एग्जाम्पल्स हैं, विच डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ पपेट्स इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस। ठीक, हमने 10th क्लास में सीबीएसई बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, तो उसमें एक चैप्टर है ब्रूटस एंड ये पूरा रोम के ऊपर, ऑगस्टस सीजर और ये, और उसको प्ले किया जाता था। ठीक, लेकिन इसी तरीके से, क्योंकि उस वक्त एक प्ले हुआ था, ये माना जाता था उस वक्त, पर एंशिएंट इंडिया में भी इस तरह के प्लेस जो हैं वो किए जाते थे, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस पपेट्स के थ्रू की जाती थी। शैडो पपेट्री में दो नाम हैं, इन्हें देख लो एक बार, थोलू बॉम्बलाटा एंड थोलपावाका कोथू। ठीक, थोलपावाका कोथू एंड Tholu Bambulata are the traditional forms of shadow puppetry that originated in South India, and they use leather puppets that are intricately carved and painted। बहुत सारे leather puppets इस चीज में यूज होते हैं इन shadow puppetries में। ठीक,
टॉयज, कई तरीके के टॉयज यूज हुए हैं जो विजयनगर नगर एम्पायर में से यूज किए जा रहे थे, जैसे कोंडापल्ली टॉयज। अब ये विजयनगर एम्पायर पे कई बार एंशिएंट इंडिया के रेफरेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनको देख लेना है कि कोंडापल्ली टॉयज कहाँ पे मिलते थे, विजयनगर एम्पायर में। अकॉर्डिंग टू लोकल फोकलोर, आर्य क्षत्रिय आर्य क्षत्रिय कम्युनिटी वाज नोन फॉर देयर वुड कार्विंग स्किल्स, फर्स्ट क्रिएटेड कोंडापल्ली टॉयज। ये जो ये टॉयज विजयनगर एम्पायर में मिलते थे, इनको पहली बार बनाया गया था इस कम्युनिटी के द्वारा, आर्य क्षत्रिय कम्युनिटी के द्वारा। ठीक, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अभी भी रिकॉग्निशन की कमी है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड ड्विंडलिंग डिमांड आर सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंजेस दैट मेनी रूरल क्राफ्ट फेस इन इंडिया। पर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ब्रॉडली इन चीज़ों का? इसका सोल्यूशन हो सकता है कि किस तरीके से हमारे एंटरप्रेन्योर, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो कैसे इस चीज़ को, इस डेप्थ को, इस नॉलेज को देखते हुए और फ्यूचर डिमांड अगर है कहीं तो उसे फिल, या कैसे फ्यूचर डिमांड क्रिएट की जा सकती है, कैसे क्रिएटर्स इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी वाइफ है श्रुति शिवा, ठीक, उन्होंने अपना चैनल जो चलाया वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट और आर्ट के बेसिस पे उसे शुरू किया, एंड इवेंचुअली ऑन दैट चैनल शी बिल्ड ऑन, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने कोलैबोरेट किया है, जो भी चीज़ें की, पर इवेंचुअली जो उनका फाउंडेशन था वो यही था कि ट्रेडिशनल आर्ट जो था उसको लेके आके और उसका फॉर्मेशन और यूट्यूब पे उसे आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया गया। तो ये अलग अलग तरीके के क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स देख सकते हैं कैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी और सोसाइटी के लार्जर गुड के लिए भी, और एक नया डायमेंशन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, इकॉनमी में। इसके अलावा बैम्बूज के ऊपर बात हो रही है कि हम जो बैम्बू क्राफ्ट है इंडिया की वो बहुत पुरानी है, ठीक। बैम्बू इज नोन एज द ग्रीन गोल्ड ड्यू टू इट्स अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बैम्बू के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं, और इसीलिए उसे गोल्ड कहा जा रहा है, ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा डेटा अगर हम देख लें तो बैम्बूज वेल्थ इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद बैम्बू वेल्थ में इंडिया, बैम्बू के ये प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन स्टिल अभी भी उस नेट इंपोर्टर है। जैसे 2021 ड्यूरिंग 2021-22 इंडिया एक्सपोर्टेड बैम्बू वर्थ ऑफ 140 मिलियन एंड इंपोर्टेड 1007 मिलियन, ठीक। तो इसके अलावा अभी भी ऐसा नहीं है कि हम एंटायरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना कंजम्पशन भी इसके थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स, मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरियाज, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इंपॉर्टेंट, ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बैम्बू की बात बहुत बार की जा चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो बैम्बू का प्रोडक्शन है, मैक्सिमम बैम्बू बियरिंग एरिया जो है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद है अरुणाचल, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक। According to National Bamboo Mission, the annual bamboo production in India is 14.6 million tons and annual yield varies from 1 to 3 tons per hectare, ठीक। नेशनल बैम्बू मिशन क्यों स्थापित किया गया, क्यों लेके आया गया इंडिया में? फॉर हेल्पिंग रियलाइज द कमर्शियल पोटेंशियल, जो इंडिया का कमर्शियल पोटेंशियल है उसको देखते हुए द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग द रीस्ट्रक्चर्ड National Bamboo Mission to develop a complete value chain of bamboo sectors to link growers and consumers। किस तरीके से ग्रोवर, जो लोग बैम्बू को उगाते हैं उनको, और जो उसका कंजम्पशन करते हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जा सके। ब्रॉड एम नेशनल बैम्बू मिशन का यही है, ठीक, कि वो प्लेटफॉर्म, वो ब्रिज का काम कर सके। द नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट बैम्बू मिशंस एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सपोर्ट ग्रुप। इन दोनों चीजों के थ्रू एनबीएम का प्रोडक्ट, वो जो काम है वो इसके थ्रू किया जाएगा। ये है नेशनल बैम्बू मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, आपकी स्क्रीन पे है, एक बार मैं हट जाता हूँ, देख लेना आप कि ब्रॉडली क्या है। टू इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सीजनिंग प्लांट्स, प्रिवेंटिंग प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी चीज़ों को ब्रॉडली देते हुए टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स टू सप्लीमेंट फार्म इनकम
and contribute towards availability of quality raw material requirement of the industries। तो ये broad aim है नेशनल बैम्बू मिशन का। ठीक, नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, जो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली JNK के प्रोस्पेक्टिव में। इस हैंडीक्राफ्ट वाले चैप्टर को लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, कि वहाँ पे किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो डायनेमिक्स है उन्हें बदल रहा है, वहाँ की इकोनॉमी को बदल रहा है। और ये एक तरीके का एग्जाम्पल है, वही जो मैंने एक बार पहले भी कहा है कि जब भी आप अपना आंसर लिखो तो राइट इट एज एन एडवोकेट, कि आप उसे प्रमोट कर रहे हो। ठीक, इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हो, और वो अच्छी तरीके से तब प्रमोट होगा जब आप उसके साथ एक एग्जाम्पल दो कि पहले से कोई चीज़ चली आ रही है। ठीक, द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हैज लॉन्ग बीन एन अनअबेटेड सेगमेंट ऑफ द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ JNK। JNK में जो पश्मीना शॉल्स है, ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से हैं और बहुत महंगी हैं। ठीक, और बहुत सारे लोग हैं जो इसके तरफ इसको वापस से रिवाइव करने को, इस इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स सच एज शॉल, जो मैंने कहा, शॉल्स, कारपेट्स, machines, copper work and wooden items are crafted by skilled artisans in the region, providing employment opportunities to many people। ये जो शॉल्स आप देखोगे कि जो पश्मीना के शॉल हैं ये आएंगे तो बहुत महंगे, हजारों हजारों, 50-50-60, जो असली क्वालिटी के हैं 60,000 70,000। ठीक, लेकिन जो लोग इनकी वीविंग या ये सारी चीज़ें करते हैं वो बेचारे वही पुराना खादी का कपड़ा पहन के और वही उन्हीं अपने भेड़ बकरियों के साथ या भेड़ों के साथ चलते हैं। तो उनकी लाइफ पे किस तरीके से इफेक्ट आ सके इसके लिए देखने की ज़रूरत है। और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जिस तरीके से दुनिया भर में अगर ठीक तरीके से अगर इसका एक्सपोर्ट किया जा सके, अगर इसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो इसमें एक ब्रॉड इम्पैक्ट आ सकता है। अगर सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें कि पहली बार JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो शाही हमदान नाम के एक शख्स थे जिन्होंने 14वीं सेंचुरी में पर्शियन सूफी सेंट की तरह यहाँ पे आए थे, और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट में, पर्शियन सूफी सेंट का। प्रेजेंट डे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द हैंडलूम इंडस्ट्री इमेंसली। क्यों? क्योंकि जो बाहर से कंपनीज यहाँ पे आई, तो जो स्पेसिफिकली 91 में प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारा जो ये सिस्टम है, जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो ब्रॉडली हुआ मजबूरी के चक्कर में। चाइना की तरह हमारा सिस्टमेटिक नहीं है कि उसने 70s से शुरू किया, फिर 80s, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करता गया अपने सेक्टर्स को बचाते हुए। हमें एकदम से, एक धक्के से अपने गेट्स को खोलना पड़ा। और जो शहर के इलाके थे, जो लोग समझदार थे, जो बाहर से नई टेक्नोलॉजी आ गई, पहले तो सबको उसका ब्रंट झेलना पड़ा, उसका भार झेलना पड़ा। धीरे धीरे जिसने उसके साथ इवॉल्व कर लिया, उसने उस टेक्नोलॉजी को अपना लिया, वो आगे बढ़ गया। और जो पुराने विचार के लोग थे, जो पुरानी जगहों के लोग हैं, जो शहरों से दूर हैं, जो इंडिया के एपिसेंटर से दूर हैं, वो आज भी, उनके यहाँ आज भी दिक्कतें हैं। ठीक है, उनके यहाँ एक ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है कि बाहर से सिलाया या मशीन के थ्रू जो चीज़ें बन के आ रही हैं, वो तो ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और इनका क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा लोग लगते हैं, पुराना तरीका है, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक, however the government is also taking several initiatives to revitalize the sectors and promote the region's rich cultural heritage। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। The government of JNK introduced a holistic policy of handicraft and handloom sector, wool processing, handloom handicraft policy of 2020 हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी ऑफ 2020 ये लेके आए। इसके अलावा हैंडलूम सेक्टर और इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में श्रीनगर को डाला गया है, इसके आने के बाद भी जो कई बार इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसके लिए लड़ते रहते हैं। एक दिन हमने क्लास में बात की थी किस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज ये टेम्पल कहाँ बिलोंग करता है इसके बारे में लड़ाई करते हैं। वजह यह है क्योंकि अगर इसे प्रिजर्वेशन मिलता है यूनेस्को की तरफ से तो फिर बहुत सारा पैसा मिलता है इवेंचुअली। ठीक है, तो अगर सिर्फ पैसा ही नहीं और अटेंशन जो मिलती है, ग्लोबल अटेंशन मिलती है, वो तो हर तरीके से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर एंगल पे इस तरीके का रिकॉग्निशन मिलना बहुत अच्छा होता है। तो श्रीनगर को जो मिला है तो इट विल इवेंचुअली गिव इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इट्स पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड। मतलब ये
पूरी दुनिया तक इन शॉल्स को, इन कारपेट्स को, इन चीज़ों को पहुंचा सकेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो इनिशिएटेड अ क्राफ्ट सफारी टू बूस्ट लोडेड लोकल क्राफ्ट वर्क इकोसिस्टम। जो लोकल क्राफ्ट वर्क इकोसिस्टम है कश्मीर का, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस क्राफ्ट सफारी के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आए हैं, एटसी एंड अमेजन, वो इसमें इस इंडस्ट्री को इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, क्योंकि अब लोग इवेंचुअली इन लोगों से डायरेक्टली ना लेते हुए, क्योंकि ये इस पे आ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर देयर लिमिटेशंस, और जो पुरानी पुरानी ये जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो इसको काफ़ी बुरी तरीके से, काफ़ी अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, एक ये जो अभी चल नहीं रहा है ये शार्क टैंक और इन सब पे, तो उस पर एक कपल आया था जिसने स्पेसिफिकली इस बारे में बात की थी कि इस तरीके से हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और इवेंचुअली जम्मू कश्मीर में भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आए हैं, जैसे कश्मीर बॉक्स एंड कश्मीर ओरिजिन। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टू मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्टअप्स इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विद इन द जे.एन.के में स्पेसिफिकली कश्मीरी बॉक्स, कश्मीरी ओरिजिन, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो स्पेसिफिकली ये काम कर रहे हैं कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लोगों तक जोड़ा जा सके। ठीक, these startups work directly with the artisans from the region, bringing their products to customers worldwide. ये specifically इन startups की बात हो रही है। Concludingly, handicrafts have been a significant contributor to the economy of Jammu and Kashmir for centuries. पिछले कई सौ सालों से, कई हजारों सालों से ये एक बहुत बेहतर, बहुत बड़ा contributor रहा है। Moreover, the industry has the potential to continue to play an essential role in the global economy, provided that appropriate measures are taken to support and promote it। और वो appropriate measures क्या होंगे? वो सिर्फ appropriate measures गवर्नमेंट की नहीं होंगे, जो उसने ODOP की बात की है, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है। अप्रोप्रिएट मेजर्स, अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं, हमारे क्राफ्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारी पपेट्री और एंशिएंट जो भी तरीके पिछले कई सौ सालों, कई हजारों सालों से इंडिया परस्यू करता हुआ आ रहा है, अगर उसके बारे में ध्यान रखा जाए, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, जिसके लिए नई नई स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत आए, जिसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट के तर्ज पे ये आया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही एक प्रोडक्ट बनेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या ये जो एंटरप्रेन्योर जो अपनी तरफ से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कश्मीरी बॉक्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अगर कोलैबोरेट हो, एंटरप्रेन्योर्स का कोलैबोरेशन हो लोगों के साथ, और वो इवेंचुअली मिलके गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट आए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी काफ़ी सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को, चाहे वो जो मिसमैनेजमेंट है अर्बनाइजेशन का, कि लोग अपनी क्राफ्ट पे डिपेंडेंट रह के अपनी इकोनॉमी, अपने टूरिज्म पे ध्यान दे, उससे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, और उनके यहाँ जो टूरिज्म आएगा उससे उनका सोशल एस्पेक्ट भी बढ़ेगा, कि जो एक कल्चरल कोलैबोरेशन है उसके लिए उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके गांव में, उनकी जगहों पे लोग आएंगे, और वो तब होगा जो वो अपने, जो कहते हैं ना, जो उनका ग्राउंड मजबूत है, अपने अगर अपनी मजबूत एरिया में अगर वो खेलेंगे, तो इवेंचुअली इकोनॉमिकली वो फ़ायदा करेगा, और सोशल एस्पेक्ट भी, जो सोशल जो कंडीशंस है उस जगह की, या जो सोचने का जो डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट है, वो भी उस तरफ लेके जाएगा जब टूरिज्म और इस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो इवेंचुअली इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से रीजन को फ़ायदा होगा, रूरल एरियाज़ को फ़ायदा होगा, ना इवेंचुअली इंडिया को फ़ायदा होगा। तो आज हमने 4 टॉपिक किए हैं कुरुक्षेत्र मई के मैगजीन के, बाकी 4 हम बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल।